हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का सबसे मुख्य टॉपिक संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। संज्ञा किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं, इसे हम अत्यधिक सरल तरीके से समझेंगे। यदि वीडियो में आप अच्छे से पूरा देखेंगे तो मेरी गारंटी है कि परीक्षा में संज्ञा संबंधित प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है या इसका क्या अर्थ है। संज्ञा को तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, छोटी छोटी क्लास से। संज्ञा का मतलब होता है नाम, यानी किसी भी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। इंग्लिश में भी हम इसे नाउन के नाम से पढ़ चुके हैं। तो ये है इसकी सरल और साधारण परिभाषा। तो समझ में आया कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन बच्चों, ये बात ध्यान से सुनना, यदि कोई भी नाम, जैसे कि राम, ये नाम है, ये सिर्फ अगर राम लिखा होगा तो ये एक शब्द होगा, परंतु ये अगर किसी वाक्य में आए, जैसे राम आम खाता है या राम स्कूल जाता है, राम पढ़ता है, यदि कोई वाक्य में यह शब्द आए तो ये वहां संज्ञा का रूप ले लेगा। स्वतंत्र शब्द कहलाएगा, परंतु यही स्वतंत्र शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग होगा तब वह संज्ञा का नाम ले लेगा। संज्ञा की अन्य परिभाषा है कि जिन विकारी शब्दों से किसी भी व्यक्ति, प्राणी, गुण, स्थान, भाव आदि का बोध हो, उन्हें संज्ञा कहते हैं। तो विकारी शब्द वे हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इस तरह नाम और संज्ञा दोनों समानार्थक शब्द है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। अब विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या होते हैं, इन्हें आगे हम और विस्तार से पढ़ते हैं। विकारी शब्द और अविकारी शब्द किसे कहते हैं, इसे हम एक बार संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं। कि जैसा वो शब्द जिसमें लिंग, वचन या कारक काल के कारण कोई भी विकार या परिवर्तन हो जाए, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अब जैसे उदाहरण लें तो लड़का एक शब्द है, इसमें लिंग बदले तो लड़की हो जाएगा, और वचन करें एक वचन से बहुवचन तो लड़के हो जाएगा। वे शब्द जिसमें परिवर्तन हो वे हो गया विकारी शब्द। ये संज्ञा के रूप में भी हो सकते हैं। सर्वनाम में जैसे मैं का मैंने या मुझे हो गया। विशेषण मैं नया शर्ट लाया या फिर मैं नई साड़ी लाई, तो ये चेंज हो जाता है। उसी प्रकार अविकारी शब्द इसके बिल्कुल उल्टे होते हैं। जिसमें परिवर्तन हो वे होते हैं विकारी शब्द, और जिसमें परिवर्तन न हो, कोई भी बदलाव किसी भी कारण से न आए, वे होते हैं अविकारी शब्द। जिस तरह से विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, उसी प्रकार अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होंगे: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और इसके ये शब्द किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे इधर, उधर, ये शब्द अगर आप इसे किसी भी काल में डालो या किसी भी लिंग के साथ प्रयोग करें, पर ये परिवर्तित नहीं होंगे। उसी प्रकार दूर, पास और अथवा, ये हमेशा से वैसे ही रहते हैं। तो ये हो गए विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद को 2 तरीके से हम देखते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद है: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। और उसकी उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार है:
व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को तो हम विस्तार से पढ़ेंगे ही। गणनीय संज्ञा से तात्पर्य है जिसकी हम गणना कर सके, वह होती है गणनीय संज्ञा, और जिसकी गणना ना की जा सके वह कहलाती है अगणनीय संज्ञा। संज्ञा के भेद वैसे तो ये 5 होते हैं, परंतु आधुनिक वर्गीकरण के हिसाब से इसके 3 ही भेद कर दिए गए हैं। तो आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के भेद ये 3 होते हैं। भेद वही है 5 पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। परंतु समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा इन दोनों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही ले लिया गया है। तो यह एक प्रकार से संज्ञा के अब आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर 3 भेद हो गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। परीक्षा में अगर MCQ के रूप में ऐसा है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आपको 3 ही लिखना है। और यदि परीक्षा में पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब आप लिखेंगे 5 भेद। अर्थ के आधार पर 5 और आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर 3। अब पढ़ते हैं इन तीनों के बारे में आगे विस्तार से। तो पहला आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जिनसे किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो, या वे संज्ञा शब्द जिनसे पूरी जाति का बोध होता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कोई शब्द है घर, पहाड़, शहर, पशु आदि, इनसे एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का हमें ज्ञान हो जाता है। जैसे उदाहरण देखें तो नदी बह रही है, यहाँ पर किसी भी एक स्पेसिफिक नदी का नाम नहीं है कि गंगा नदी बह रही है या यमुना नदी बह रही है, सिर्फ इतना कहा गया है कि नदी बह रही है। तो जब किसी एक का ही वैसे वर्णन हो तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। उसी प्रकार पक्षी चहचहा रहे हैं या क्या रमेश डॉक्टर है, तो इसमें ये नहीं बताया कि डॉक्टर क्या वह रमेश आंखों का डॉक्टर है या रमेश दिल का डॉक्टर है, सिर्फ ये पूछा है कि क्या रमेश डॉक्टर है। उसी प्रकार तुम चाकू से गाजर काट दो या आज तूफान आएगा, तूफान के आगे भी किसी का नाम नहीं लिख रखा है कि तूफान के भी कई नाम होते हैं, परंतु जहां नाम नहीं आएगा वहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी। और अच्छे से समझने के लिए इसके आगे हम उदाहरण देखते हैं। इसमें कोई भी प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे वर्षा, बिजली, तूफान, आंधी, ज्वालामुखी आदि आते हैं, और पशु पक्षी, बैल, हिरण, तोता, मोर, जिराफ, बुलबुल आदि। वस्तुओं के नाम देखें, उसमें कुर्सी, पुस्तक, कलम, चाकू, मकान, मेज, सोफा आदि होते हैं। और वैसे ही कार्य, पद या व्यवसाय देखें जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण के रूप में, तो डॉक्टर, मजदूर, अध्यापक, मंत्री, वकील, भाई, किसान आदि आते हैं। तो ये हुई जातिवाचक संज्ञा। समझ आई है तो अब आगे अगली संज्ञा की तरफ बढ़ते हैं। अगली संज्ञा आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से नाम, वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे ही अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। उदाहरण है यमुना दिल्ली में बहती है। जैसे पीछे अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि नदी बहती है, तो वहां हो गई जातिवाचक संज्ञा, और यहाँ पर स्पेशल नाम दे रखा है यमुना, तो ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार सेब स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा फल होता है। हिंदुस्तान टाइम्स भारत देश का बहुत बड़ा समाचार पत्र है और महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। यह संपादकीय दैनिक जागरण में कल छपा था। इन सभी वाक्यों में एक एक स्पेशल नाम दे रखा है, वह स्पेसिफाई करके जब बताया जाए तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसी वाक्य में यदि ऐसा होता कि फल स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो यहाँ पर
जातिवाचक संज्ञा होती, परंतु फलों में सेब स्वास्थ्य के लिए अच्छा फल होता है, तो ये हो गया आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके हम अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण में नदियों के नाम में गंगा, यमुना, गोदावरी, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि। उसी प्रकार व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं हनुमान, कृष्ण, गौतम बुद्ध, राम आदि। ग्रंथों में रामायण, कामायनी, कुरान, साकेत, कुछ भी हो सकता है। फलों के नाम में सेब, संतरा, अमरूद, आम, आलू आदि। और समाचार पत्रों में भी हिंदुस्तान, अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इंडिया या दैनिक जागरण। जहां पर स्पेसिफिक नाम दिया जाए वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर क्या है। ये कई बार बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि यह जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक। तो जिस संज्ञा पद से पूरी जाति का बोध हो तो वह जातिवाचक संज्ञा होगी, परंतु यदि ऐसा नाम जो किसी एक का हो और उससे उसकी पहचान हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे स्त्री, यह संज्ञा पद पूरी स्त्री जाति के बारे में हमें बता रहा है, तो यहाँ पर यह जातिवाचक संज्ञा हुई। परंतु राधा, वैसे तो राधा भी एक स्त्री का नाम है, परंतु राधा के बारे में स्पेसिफिक नाम है, ये संज्ञा का नाम है राधा, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। उसी प्रकार नगर जातिवाचक संज्ञा में आता है और स्पेसिफिक नाम लिया जाए तो वह मुंबई ले लिया या कोई भी नाम ले लिया तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। उसी प्रकार कवि, संपूर्ण कवि समाज का एक जाति हो गई। और सूरदास, यह एक व्यक्ति का नाम है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। नदी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है और यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हिमालय स्पेसिफिक एक पर्वत का नाम है हिमालय, तो वह हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और पर्वत जब लिखा है तो वह हो गया जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ तक आपको समझ आ ही गया होगा। परंतु फिर भी कभी कभी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को पहचानने में कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कोई वाक्य है, मान लेते हैं वाक्य है आम फलों का राजा है। आम फलों का राजा है। इसमें यदि फलों के नीचे अंडरलाइन हो या फलों को रेखांकित किया गया हो तो यहाँ पर आप कौन सी संज्ञा लिखेंगे? यहाँ पर होगी फिर जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि फल जातिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण होता है। और यदि आम के नीचे अंडरलाइन होगी तब आप कौन सी संज्ञा लिखेंगे? तब यहाँ पर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि स्पेसिफिक फल का नाम बताया गया है आम। तो यहाँ पर तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। परंतु यदि वाक्य इस तरह से हो कि हाफूस आम सर्वश्रेष्ठ है, यदि ऐसा वाक्य आए लिखा हुआ कि हाफूस आम सर्वश्रेष्ठ है, तो यहां पर अगर आम के नीचे अंडरलाइन होगी तो आप इसे कौन सी संज्ञा कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? क्योंकि पहले के उदाहरण में हमने आम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा था, तो फिर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा? नहीं, ये जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि यहाँ पर आम की जाति की बात की जा रही है। हाफूस जो कि आम की एक प्रकार है, आम की एक जाति है, तथा हाफूस व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो इस प्रकार वाक्य के भाव को समझकर जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा का चयन किया जाता है। तो जो आम शब्द पहले वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण था, वही आम शब्द अगले वाक्य में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। कई बार जातिवाचक शब्दों का भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखें तो गांधी ने देश के लिए अपना तन मन धन लगा दिया।
यह एक वाक्य है। यहाँ पर प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि गांधी कोई प्रजाति है, कोई जाति है जिसने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, या फिर पंडित जी देश के लिए कई बार जेल गए, तो पंडित भी एक जाति होती है। तो सीधा ऐसा लगता है कि यह कोई जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, परंतु इस वाक्य में ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, क्योंकि यहाँ गांधी से तात्पर्य महात्मा गांधी की तरफ है और पंडित जी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की ओर बताया गया है। तो स्पेशल व्यक्तियों का हमें यहाँ पर उदाहरण देकर समझाया गया है। तो इस तरह से जातिवाचक शब्दों का व्यक्तिवाचक में प्रयोग किया गया है। तो जिस तरह से जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में प्रयोग होता है, ठीक इसके उल्टा भी कई बार हमें देखने को मिलता है कि व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में प्रयोग। तो व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में प्रयोग का उदाहरण देखें। हमारे देश में कई जयचंद हो गए, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जयचंद किसी व्यक्ति का नाम है, परंतु जयचंद किसी एक विश्वासघात का बोध कराता है। जो भी कोई विश्वासघाती होगा तो उसे हम बातचीत में ऐसे कह सकते हैं कि तुम तो यार जयचंद निकल गए, या बड़ा हरिश्चंद्र न बनो तुम। तो हरिश्चंद्र भी सच्चाई और ईमानदारी का हमें ज्ञात करवाते हैं, या उसका प्रतीक के रूप में हम उनका नाम लेते हैं। तो यहाँ जयचंद और हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग में नहीं आकर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किए गए हैं। तो इस तरह से समझ आया होगा जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में प्रयोग और व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में प्रयोग। इनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अब पढ़ते हैं हम अगली संज्ञा की तरफ। अगली आती है भाववाचक संज्ञा, जो कि बहुत ही आसान है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति वस्तु के भाव, गुण, दशा या उसकी अवस्था आदि का बोध हो, उसके बारे में हमें जानकारी मिले, तो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इसे इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं, या और आसान भाषा में कहे तो जिस चीज को हम छू न सके या उसके होने का बोध तो हो, महसूस हो, वह कुछ भाववाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के रूप में हर व्यक्ति को एक न एक दिन बुढ़ापा आएगा, या वह बहुत ही कुशाग्र बालक है। दुनिया में सबसे पावन चीज दोस्ती होती है। ये सभी भाव है। बुढ़ापा एक अवस्था है, तो इन्हें हम छू नहीं सकते, परंतु इनके होने का हमें एहसास होता है। तो यहाँ पर यह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इसके अन्य उदाहरण देखें। भाववाचक संज्ञा को हम अवस्था के अर्थ में देखें तो जवानी, बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन आदि। भाव के अर्थ में शत्रुता, क्रोध, खुशी, मित्रता। गुण के अर्थ में देखें तो सुंदरता, कोमलता, बुद्धिमत्ता आदि गुण में भी भाववाचक संज्ञा होती है। उसी प्रकार दशा के अर्थ में उन्नति, चढ़ाई, भूख, प्यास, गरीबी आदि ये भी भाववाचक संज्ञा के मुख्य उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा के भी दो प्रकार हो सकते हैं। मुख्यतः इसके दो प्रकार मानते हैं, स्वतंत्र और परतंत्र। तो स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाओं में द्वेष, सुख, ईर्ष्या, दुख, लोभ आदि को स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो अपने आप में शब्द पूर्ण हो, स्वतंत्र हो, वे स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इन्हें इसी कारण वाक्यों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार कुछ एक भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव आदि में ता, आस, पा, अ आदि प्रत्यय लगते हैं, तो वे परतंत्र भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे और अच्छे से समझाए, पा प्रत्यय यदि बूढ़ा में लगा तो बुढ़ापा, पन से बचपन या लड़कपन, ई प्रत्यय गरीबी या चढ़ाई, इस तरह से लगकर जिस दो भाववाचक संज्ञा में आते हैं वे परतंत्र भाववाचक संज्ञा के उदाहरण कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अगली संज्ञा की तरफ। अगली है हमारी समूहवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से
एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध हो या फिर किसी एक ही समुदाय का बोध हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं। तो यहाँ समूह से तात्पर्य होता है ऐसे समूह से जिसमें एक से अधिक लोगों या वस्तुओं का समावेश होता है। तो जैसा हमने पहले पढ़ा कि जातिवाचक में भी समूह आता है और यहाँ समूहवाचक संज्ञा में भी समूह कहते हैं। तो फिर इसीलिए जातिवाचक संज्ञा के ही दो भेद मान लिए गए हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो इसके समूहवाचक के उदाहरण देखें तो सेना की टुकड़ी इस पुल से जाएगी, या फिर यहाँ गोबर का ढेर लगा हुआ है, अथवा इस कक्षा में कितने छात्र पढ़ते हैं। तो ये सभी एक तरह के समूह के बारे में हमें बता रहे हैं। तो इस प्रकार के वाक्य आने पर वहां समूहवाचक संज्ञा होगी। अन्य उदाहरण देखें इसके। तो जो वस्तुओं का समूह होता है जैसे ढेर, गट्ठर, गुच्छा, टी सेट आदि। व्यक्तियों का समूह सेना, संघ, गिरोह, दल, टीम, परिवार आदि, यह सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण कहलाते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगली संज्ञा की तरफ, जो कि है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी द्रव्य, धातु, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे अंग्रेजी में मटेरियल नाउन भी कहते हैं। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि जिसे हम नाप तोल तो सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। हम उसको तोल तो सकते हैं, नाप सकते हैं, परंतु उसकी गिनती नहीं कर सके, वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे पानी बचाना हमारा प्राथमिक कार्य होना चाहिए, या कोरोना काल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मांग हुई थी, या तुम्हें दूध रोज पीना चाहिए। तो ये सभी द्रव्य है, इसे हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। और इसके उदाहरण देखें तो अन्य पदार्थों में दूध, तेल, घी, पानी, दही, जूस, पेट्रोल। उसी प्रकार धातुओं में चांदी, सोना, पीतल, तांबा, प्लेटिनम। और गैसीय पदार्थ देखें तो ऑक्सीजन, धुआं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको अब संज्ञा अच्छे से समझ आ गई होगी। अगले वीडियो में हम संज्ञा संबंधित प्रश्नों के MCQ करेंगे, तो आप इसे देखकर वो वीडियो भी जरूर देखना। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको यह कितनी समझ में आई है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you and all the best.